नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। साथ ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनसे हम लेते हैं हर खबर का छोटा बड़ा अपडेट। और आज इस 2 बजे के अंक में जिस न्यूज पंच में जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले उस टॉप लाइंस की ओर सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई होगी। पंजाब कांग्रेस के अंदर खाने में आखिरकार चल क्या रहा है? यहां नेतृत्व की लड़ाई हो रही है और साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस में जो चन्नी है उन्होंने एक बैठक बुलाई है। क्या हुआ है बैठक में का एजेंडा बताएंगे आपको न्यूज पंच में। दूसरी खबर जो होगी वो राम मंदिर गबन जांच मामले से जुड़ी हुई होगी, जहां जांच भी चल रही है और एक्शन भी। बुलडोजर तैयार है, कैसे जांच आगे तेजी से बढ़ रही है बताएंगे आपको न्यूज पंच में। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर जो रहने वाली है वो सुरक्षित उड़ान यात्रा से जुड़ी हुई, वो भी हर मौसम में। यानी कि अब आप बेफिक्र होकर अपनी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि पिंस तकनीक के जरिए अब हर मौसम में उड़ान होगी सुरक्षित। कैसे और इसका क्या है उद्देश्य बताएंगे आपको न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। और पहली खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर इस समय सियासी संग्राम खुलकर सामने आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान हो, नेतृत्व हो या भविष्य के चेहरे को लेकर खींचतान अब बहुत तेज हो गई है इस पर। और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों की अहम बैठक बुलाकर सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है, जिसमें कई सांसद और विधायक भी शामिल हुए हैं। वहीं राजा वडिंग के नेतृत्व पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता दर्शन बराड़ ने ये 2 टूक कह डाला है कि वे राजा वडिंग के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे और पार्टी को चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि 2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई और तेज होने वाली है क्या? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस पूरे सियासी संग्राम के बारे में। पंजाब कांग्रेस में जो इस समय सियासी घमासान चल रहा है, आखिरकार वो कुर्सी की जंग है, क्योंकि 2027 से पहले संगठन में शक्ति प्रदर्शन को लेकर यहां बड़ी कवायद शुरू हो गई है। और उससे पहले ये जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर दिखने लगी है। ये गुटबाजी दिख रही है। राजा वडिंग ग्रुप एक अलग नजर आ रहा है, चन्नी का ग्रुप एक अलग नजर आ रहा है। राजा वडिंग की कमान पर उठने लगे हैं सवाल। आखिरकार हुआ क्या है कि चन्नी ने एक बैठक बुलाई। अपने बैठक में वहां समर्थक आए। समर्थकों में से एक समर्थक का ये कहना है कि हम वडिंग के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है चन्नी को बनाया जाए, हम उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेकर अब सियासी संग्राम जो है सामने आ गया। पहले ही अंदर खाने की खबरें लग रही थी, लेकिन अब खुलकर यहाँ किसकी ओर समर्थन है या नहीं, ये कवायद तेज हो गई है। साथ ही साथ अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर तेज हो चुकी है खींचतान। नेतृत्व को लेकर भी कांग्रेस में असंतोष साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि दर्शन बराड़ का एक बड़ा बयान आया है। राजा वडिंग के नेतृत्व में नहीं करना चाहते हैं वो काम, और कह रहे हैं कि चरण सिंह चन्नी को देखना चाहते हैं वो आगे नेतृत्व की भूमिका में। आखिरकार अब जो चन्नी वर्सेस वडिंग का ग्रुप है उसमें पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। और इसमें बीजेपी कर रही है पलटवार, क्योंकि बीजेपी को मिल चुका है यहाँ पूरा एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी इस समय हमलावर है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। आखिरकार अंदर खाने में क्यों इतनी खींचतान शुरू हो गई है? खींचतान असली इसलिए है क्योंकि 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस का संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। फेरबदल में ये कहा जा रहा था कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन वहां वडिंग को ही प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो पहले, वही वो अभी उसी पद पर कायम है। अध्यक्ष और सह अध्यक्षों की नियुक्ति घोषित हो चुकी है। मनीष तिवारी को नहीं मिली है कोई जिम्मेदारी। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ नाराजगी साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है। फैसले के बाद एक्स पर जताई नाराजगी सिर्फ मनीष तिवारी की ओर से नहीं, यहाँ संगठन में और भी हम नेता देख रहे हैं, वहां से भी कहीं ना कहीं जो सुर आ रहे हैं वो यही निकल कर आ रहे हैं असंतोष के। चंडीगढ़ से सांसद है मनीष तिवारी। कांग्रेस से एक लंबा नाता है मनीष तिवारी का।
कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी। आनंदपुर साहिब और लुधियाना का भी कर चुके हैं वे प्रतिनिधित्व। साथ ही नियुक्तियों के बाद कांग्रेस में बढ़ चुकी है अब हलचल, यानी कि मनीष तिवारी जो एक बड़े पद पर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़ा नेता हैं, उनको भी जिम्मेदारी न मिलना, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी और अंदरूनी खींचतान यहां तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार इसमें भाजपा को मिल चुका है एक बड़ा मुद्दा। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस तरीके का जो घमासान है वो रोज देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके से जो मनीष तिवारी के साथ हुआ है उस पर भाजपा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। And it seems that Congress is giving evidence every day that there is no Neta, Niti, Netritva, Mission. It is only confusion and division because of which these fights take place. In Karnataka, D.K. Shivakumar versus Siddaramaiah. In Himachal Pradesh, Pratibha Singh ji versus Sukhu ji. We have seen the fights in Rajasthan, Gehlot versus Pilot. In every state, Congress is in tukde mode, and now in Punjab too. It shows that Congress party does not consider Rahul Gandhi to be their leader. तो कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि हर रोज कोई ना कोई एक नया मुद्दा कांग्रेस के साथ होता है और कांग्रेस के खुद के नेता यानी कि परिवार में ही कहीं ना कहीं फूट है। गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत का रुख करते हैं। गुरमीत, 2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में साफ तौर पर खींचतान जो पहले लग रहा था अंदर खाने में हो रही है, वो बगावत के सुर साफ तौर पर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या यहाँ ये कहा जाए कि पंजाब कांग्रेस में भी अब दो गुट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भावना, जिस तरह से आप देखिए कि 2027 का बिगुल लगभग बज चुका है पंजाब में और बड़े स्तर पर सारी पार्टियां जो है इलेक्शन के मोड में आ चुकी हैं। और वहीं पर जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, जिन्हें अब से 2 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली है, उनका पद बरकरार रखा गया है, उनके नीचे से जितनी भी लीडरशिप थी सारी धीरे धीरे खिसकती नजर आ रही है। और यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें की दरअसल उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना था, वो अलग से अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और शुरुआत में यह लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी दरअसल अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और पूरे खेमे को साथ लेकर चलेंगे और कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। मगर बाद में जब खबरें निकलकर सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, जो बयान सामने आए, उससे साफ हो गया। इस समय हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 67 से लेकर 70 लोग कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो कि इस समय चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर मौजूद हैं। वहां पर मीटिंग चल रही है और इसमें जो है सबसे बड़े नेताओं में मैं आपको बता दूं कि पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा मौजूद हैं। जब इतने सारे नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, तो क्या पंजाब कांग्रेस में कुछ बड़ा फेरबदल होने की संभावना नजर आ रही है? वो मौजूद हैं। देवेंद्र घुबाया जो एमएलए रह चुके हैं वो मौजूद हैं। मदन लाल जलालपुर जो एमएलए रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं। अंगद सैनी मौजूद हैं जो कि एमएलए रह चुके हैं नवा शहर से। और इसके साथ ही बरिंदर ढिल्लो जो चुनाव लड़ चुके हैं विधायकी का, वो मौजूद है, सुखपाल भूलर। तो इसके साथ ही बड़े स्तर पर जो है कांग्रेस के नेता विधायक वहां पर पहुंचे हैं और मंथन ये चल रहा है कि अगली स्ट्रेटेजी क्या हो। और इन सब ने मीडिया, क्योंकि अक्सर ये होता था कि पार्टी में गुटबाजी तो थी मगर सीधे तौर पर मीडिया में बयानबाजी से बचा जाता था। बिल्कुल, अंदर खाने में पहले ही बगावत के सुर तो साफ तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब ये बगावत के सुर बाहर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं चन्नी के साथ एक बड़ा समर्थक जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावे के जो कथित गबन का मामला है उसमें कैसे जांच इस समय तेज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जांच भी तेज हो रही है और साथ ही साथ बुलडोजर भी तैयार है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और अब खबर है राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले की, जिसकी जांच लगातार तेज होती जा रही है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर है, जहां उससे वित्तीय लेन देन और पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि एसआईटी ने राम मंदिर परिसर में दोबारा पहुंचकर काउंटिंग रूम, रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की है। वहीं अवैध निर्माण के मामले में भी प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, यानी वहां पर भी तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। क्या है पूरा मामला और कैसे यहाँ पड़ते खुलती हुई नजर आ रही है, आइए आपको बताते हैं कि जांच कैसे तेज है। जांच इस तरीके से तेज है कि इस समय पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला है और अविनाश शुक्ला के घर से नकद बरामद हुआ था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और यहां से हर पहलू की पड़ताल खंगालती हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय नजर आ रही है। वित्तीय लेन देन की पड़ताल यहां की जा रही है कि किस तरीके से वित्तीय लेन देन जो हुआ उसमें अनियमितताएं जो हुई उसको लेकर भी यहां जांच तेज हो रही है। आपको बता दें कि अविनाश के घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं और साथ ही साथ यहां और भी लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यहां कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पूछताछ में और कौन कौन लोग इसमें लिप्त पाए जा सकते हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है और साथ ही साथ एसआईटी जो गठन हुआ है उसको लेकर भी यहां कई परतें खुलती हुई नजर आ रही है। तो यहां जांच तेज हो गई है और साथ ही साथ कई और एंगल से भी यहां तफ्तीश जो है वो जारी है। इसके साथ जो है आपको बताएं एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। अब ये एक्शन क्या है? यह है बुलडोजर एक्शन, क्योंकि बुलडोजर की बारी अब आ चुकी है, क्योंकि अवैध निर्माण पर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है। एडीए ने अवैध निर्माणों की पहचान की है। आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी कर दिया जा चुका है। निर्माणाधीन मकान की वैधता का मांगा गया है ब्यौरा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर यहां कार्रवाई पक्की है। तो इसके बाद अब आपको बताते हैं कि एसआईटी कैसे आगे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और कैसे एसआईटी की पैनी नजर यहां पर नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि राम मंदिर में एसआईटी की दोबारा जांच की गई है, यानी कि एसआईटी फिर वहां गई है और वहां पर जो उन्होंने निरीक्षण किया है वो किया है काउंटिंग रूम का। वहां रिकॉर्ड खंगाले गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की वहां पर मौजूद थी उस समय उसकी भी छानबीन की जा रही है और साथ ही साथ कई और साक्ष्य मिलने का भी जो ब्यौरा है, दस्तावेज हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। यानी कि एसआईटी भी पूरी तरीके से अपना काम कर रही है और वहां जांच को तेज कर रही है। अब यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस एसआईटी जांच पे और जो राम मंदिर से जुड़ा ये जो मामला सामने आया है उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे। आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। विपक्ष ये नहीं चाह रहा है कि ठीक से जांच हो और एक टारगेटेड माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जब एसआईटी जांच कर रही है, जांच अभी पूरी हुई नहीं, तो प्रतिपक्ष इतना व्याकुल है, कोई मुद्दा तो है नहीं प्रतिपक्ष के पास और खास तौर पे समाजवादी पार्टी के पास, खास तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता के पास। तो यहाँ हर एंगल से जांच तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ टारगेटेड तरीके से विपक्ष यहाँ हमलावर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस समय कानूनी व्यवस्था के दायरे के अनुसार यहाँ जांच जारी है। विकास सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए, विकास का रुख करते हैं। विकास, अगर बात करी जाए जांच की तो कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? यहाँ हर परतों से जुड़ी जांच पर पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस यहां आगे बढ़ रही है, एसआईटी यहां आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ क्या यहां पर और अविनाश शुक्ला से क्या पूछताछ, क्या कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये जांच दोहरे तरीके से हो रही है। एक तरफ एसआईटी पूछताछ कर रही है इस मामले से जुड़े हुए, वो कल मंदिर पहुंचकर घंटों पूछताछ की है। उसने ट्रस्ट के मेंबर से पूछताछ की है, जो गणना में कर्मी रहते हैं उससे बातचीत की और साथ साथ जो इससे पहले जमीन के दस्तावेज, जो जमीन खरीद हुई थी
उस सिलसिले में भी कागजात मांगे हैं। पिछले पूरे 5 साल का ऑडिट मांगा है मंदिर प्रशासन से इस मामले में। अब एसआईटी पिछले 5 साल में जो भी कुछ ऑडिट हुआ है उस सब का लेखा जोखा देखेगी और उसकी जांच करेगी। तो वहीं आपराधिक मामले में दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस ने अविनाश को रिमांड में लिया है और माना यह जा रहा है कि उसके बताए गए ठिकानों पर उसे ले जा रही है, उसके पैतृक आवास भी ले जाएगी उसे, जहां पर सबसे ज्यादा बरामदगी अविनाश के पास से ही हुई थी। 20 लाख से ज्यादा की बरामदगी और डॉलर भी उसके पास से प्राप्त हुए थे। तो अब उससे पूछताछ के बाद अन्य जगहों पर भी बरामदगी हो सकती है। कुछ और पैसा उसने कहां रखा है, ये सब चीजें पुलिस खंगाल रही है और कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी के तौर पर अविनाश से जो बातें पूछताछ पर निकल के आई हैं वो चीजें पुलिस अब उसके आधार पर जांच कर रही है। और साथ साथ उसके साथ और कौन सहयोगी थे, किनकी मिली भगत से ये काम हो रहा था। इस दौरान कल पुलिस भी राम मंदिर नजर आ रही है, हर गणना से एंगल से संबंधित यहाँ सारे जांच हो रही है, कड़ियों को जोड़ने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी यहाँ की गई है। किस तरीके से यहाँ अवैध निर्माणों को लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी सख्त रही है, एक बार फिर नोटिस मिला है, तो किस तरीके से यहाँ बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, लौकुश मिश्रा की पत्नी के नाम नोटिस दिया गया था और माना यह जा रहा है कि विकास प्राधिकरण उनके बताए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है और जो वहां पर निर्माण कराया गया था और पूरी तरीके से अवैध है और इस पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ मामले से जुड़े अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं और देखा जा रहा है कि उनके द्वारा किस तरीके से जो ये धन है एकत्रित किया गया है। क्योंकि 8 में से 7 आरोपियों के पास से कैश बरामद हुआ था, तो उन सभी राडार पे है पुलिस के। और खासतौर से अब अविनाश के बाद अब अन्य आरोपियों को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, अविनाश को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और कई जगह पर ले जाएगी, बरामदगी की कार्रवाई करेगी। तो निश्चित रूप से आज शाम तक और बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो वहीं एसआईटी भी दूसरी तरफ जांच कर रही है। इस मामले से जुड़े सभी खुलासे होते हुए नजर आते हैं। अविनाश क्या कुछ पूछताछ में अपना जवाब में अपनी सफाई पेश करते हैं, यहाँ क्या कुछ और निकलेगा ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जांच से जुड़ी हुई। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सुरक्षित हवाई यात्रा से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में पहली बार निजी हेलीपोर्ट के लिए पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को मंजूरी मिल चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को मंजूरी दे दी है। यह प्रणाली विशेष रूप से खराब मौसम और उन क्षेत्रों में उपयोगी होगी जहां जमीन आधारित नेविगेशन सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को विकसित किया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसे मंजूरी दे दी है। इसे डीजीसीए के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों और साथ ही अनुशंसित प्रक्रियाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच के बारे में कि कैसे यह खराब मौसम में आपको देगा बेफिक्र उड़ान। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये जो प्रोसीजर जिसको मंजूरी मिली है, जिस अप्रोच को मंजूरी मिली है, वो कैसे आपके लिए लाभदायक होगी। क्योंकि खराब मौसम में क्या होता है कि उड़ान भरना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो नई अप्रोच है, पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच, इसको मंजूरी मिल चुकी है। उंडावली हेलीपोर्ट पर इसको परमिशन दी गई है। साथ ही साथ सैटेलाइट नेविगेशन से सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी, यानी खराब मौसम में भी अब आप निश्चित होकर सुरक्षित होकर उड़ान भर सकते हैं। उड़ान सुरक्षा और दक्षता के अनुरूप होगी। ये पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच को जो मंजूरी मिली है, ये अभी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो उड़ान की सुरक्षा है और दक्षता में ये सुधार लाने की ये पिंस टेक्निक जो है वो कोशिश करेगी। आइए अब आगे बढ़ते कि खराब मौसम में जब आपको बेफिक्र उड़ान मिलेगी, आखिरकार ये जो पिंस तकनीक है वो कैसे काम करेगी और इसका किस तरीके से इसका यूज होगा। आइए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि पारंपरिक ILS के बिना भी ये सेफ लैंडिंग करेगी। और खासकर वो जो इलाके होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, वहाँ इसका संचालन आसान हो जाएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से लैस है और पहाड़ी क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच होगी। यानी कि नेविगेशन के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा
आधुनिक है, आसान यानी कि खराब मौसम में भी अब सुरक्षित उड़ान आपको मिलेगी और हेलीकॉप्टर सेवाएं अब ज्यादा सुरक्षित होंगी इस पिंस सिस्टम से। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे आखिरकार फायदा किस किस को हो सकता है। अगर फायदे की बात करें तो एयर एम्बुलेंस हो, आपदा राहत अभियान हो, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र हो, तीर्थ यात्रा सेवाएं हो और कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर हो, इसके साथ ही क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने वाली सेवाएं हो, इन सभी को इस पिंस टेक्नोलॉजी से फायदा हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, क्या है ये पिंस टेक्निक और आखिरकार अगर इसको कहा जाए कि पूरे देश में अगर इसको लागू करना है तो किस तरीके से मंत्रालय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और खासकर जो पिंस टेक्निक है उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, बेहद अहम सवाल, क्योंकि ये भारत के एविएशन सेक्टर में लगातार जो अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक बनाने, उस पर निर्भरता और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में ये डेवलपमेंट यानी कि पॉइंट टू पिन टू स्पेस जो पिन एस है, इसके जरिए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ काफी आसान होने वाली है। हेलीकॉप्टर में सरकार का इसलिए फोकस है क्योंकि ये नेक्स्ट जन, ये वो प्रणाली है जिसको सरकार दुर्गम क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालयन रेंजेस में इसको डेवलप करना चाहती है कि वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाओं को और आसान बनाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, हाल के समय में आपने ये भी देखा कि कुछ वीवीआईपी मामलों में जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां पर इस बात को समझा गया कि खराब मौसम की स्थिति में हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है, उसको नेविगेशन सही तरीके से नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जो लंबे समय से इसको सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन प्रोवाइड करने की जो कोशिश चल रही थी, वो रंग लाई और अब भारत की ही गगन सैटेलाइट के जरिए हेलीकॉप्टर को ये नेविगेशन सिस्टम मिल पाएगा, जिसके जरिए खराब मौसम, चाहे वो कोहरा हो, तेज बारिश हो, ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में काफी हद तक पायलट अपने मैनुअल अनुभव पर डिपेंड करता था, बाहर देखता था कि कितना स्थिति या मौसम साफ है, लेकिन अब नेविगेशन के बेस पे और उसके स्क्रीन के सामने उसके हाइट और आसपास का मौसम क्योंकि स्पष्ट रूप से नजर आएगा, उसके आधार पर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा और हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और उसके ऑपरेशंस में काफी हद तक सुरक्षा के नजरिए से ये काफी अहम डेवलपमेंट है। शुरुआत हो गई है आंध्र प्रदेश से, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगले 6 महीने से 1 साल में इसमें कई और ऐसे हेलीपोर्ट जुड़ेंगे और उसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। जाहिर तौर पे इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, खुद से विकसित की गई तकनीक और उस दिशा में तेजी से बढ़ते हुए कदम की तरफ ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये जाहिर तौर पे ये भी दिखाता है कि भारत अब अपनी तकनीक, अपने बनाए हुए सुरक्षा प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर रह सकता है। बिल्कुल, अगर इसको विकसित करने की बात की जाए तो समीर, किसने इसको विकसित किया है, और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इसका विस्तार होगा, आखिरकार इससे फायदा किस किस को मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो ये सरकार की कोशिश ये है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे एयर एम्बुलेंस हो या फिर ऐसी जगहों पे जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, आपने देखा होगा कि कई बार आपदा की स्थिति में जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाओं की जरूरत लेनी पड़ती है। जैसे केदारनाथ में भी हमने देखा है स्थिति में वहां पर नेविगेशन नहीं होने की वजह से या खराब मौसम की वजह से कई बार ऑपरेशन आसान नहीं होता है, लेकिन अब इस एक सर्विस की वजह से ये ऑपरेशन में काफी हद तक मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टैंडर्ड के अनुरूप ही भारत ने इसको विकसित किया है। तो इसको सिर्फ ये नहीं कि भारत ने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, बल्कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसको विकसित किया है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जो भारत की गगन सैटेलाइट है, उससे इसको पूरा नेविगेशन का सपोर्ट मिलेगा। तो ये उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत अपनी ही बिल्कुल, तो मौसम कैसा भी हो, अब बेफिक्र होकर सुरक्षित उड़ान भरी जा सकेगी। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा। समीर, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।